नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस ने किया हंगामा। चुनाव आयोग से नहीं मिल पाए कांग्रेस नेता, दिया धरना, अब झुका आयोग। कांग्रेस ने जारी किया 75 पेज का रिपोर्ट कार्ड, जारी किया प्रचार बनाम हिसाब। पीएम मोदी का यूरोप दौरा, G7 समिट में ट्रंप से होगी मुलाकात, सबकी नजरें टिकी। अमेरिकी एयर स्ट्राइक से दहला जहाज, 24 भारतीय बचे, भारत ने ओमान को कहा शुक्रिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का अब नामांकन ही रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्र के अनुसार नामांकन रद्द किए जाने का कारण बताया गया है कि उन्होंने अपने हलफनामे में तेलंगाना के एक मामले की जानकारी छिपाई थी, लेकिन कांग्रेस ने इस दावे का खंडन किया। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद विवेक तन्खा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब वोट चोरी से नेक्स्ट लेवल पर सीट चोरी का सिलसिला शुरू हो गया है। मीनाक्षी जी का राज्यसभा का नामांकन निरस्त नहीं हुआ है, प्रजातंत्र की हत्या हुई है। ये लोकतंत्र की हत्या के अलावा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र के रक्षक ही लोकतंत्र के हत्यारे बन गए। चुनाव आयोग की भूमिका है कि वो हर नागरिक के वोट की रक्षा करे, लेकिन वो लोगों के मताधिकार को अगवा कर रहे हैं। पहले ये वोट चोरी करते थे, अब ये सीधे सीटों पर डाका डाल रहे हैं। कांग्रेस के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में आज कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में कल ही मिलने पहुंचे, लेकिन मिलना तो दूर, उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया। इसके बाद नेता धरने पर घंटों बैठे। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के चौतरफा और आक्रामक विरोध प्रदर्शन के आगे आखिरकार चुनाव आयोग को झुकना पड़ा। चुनाव आयोग मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने के मामले में बुधवार को कांग्रेस के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए तैयार हो गया है। आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर बुधवार दोपहर 12 बजे दिल्ली में बैठक का समय दिया है। मोदी सरकार 3.0 के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने 75 पन्नों का रिपोर्ट कार्ड जारी कर महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को पूरी तरह फेल बताया। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 12 सालों में सरकार ने सिर्फ बड़े बड़े भाषण दिए और सुर्खियां बटोरी, लेकिन आम जनता की जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ। सबसे बड़ा हमला उज्ज्वला योजना को लेकर किया गया है, जिसके तहत मिलने वाली सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या अब सालाना 9 से घटाकर सिर्फ 4 कर दी गई है। कांग्रेस ने याद दिलाया कि पीएम मोदी ने देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया था, लेकिन आज हकीकत यह है कि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से भी नीचे खिसक गई है और भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर आ गया है। दस्तावेज में महंगाई का पूरा ब्यौरा देते हुए बताया गया है कि साल 2014 के मुकाबले एलपीजी सिलेंडर के दाम 123% और दालों के दाम 84% तक बढ़ चुके हैं। देश का युवा नौकरी के लिए परेशान है और हर 10 में से 4 युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं। छोटे व्यापारियों का हाल भी बुरा है, क्योंकि अकेले पिछले साल ही देश में 40,000 एमएसएमई बंद हो चुके हैं। किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कांग्रेस ने कहा कि हर घंटे औसतन एक किसान खुदकुशी करने को मजबूर है। शिक्षा के क्षेत्र में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। रेलवे सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा है कि दावों के बावजूद अभी सिर्फ 2% पटरियों पर ही कवच सुरक्षा सिस्टम लग पाया है। सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने एक्स पर लिखा कि 12 वर्षों की गरीब विरोधी आर्थिक नीतियों और कॉम्प्रोमाइज्ड विदेश नीति ने आज देश को ऐसे हालात में ला खड़ा कर दिया है जहां लाखों गरीब परिवारों और महिलाओं को लकड़ी के जहरीले धुएं की तरफ धकेल दिया गया है। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दिया गया है। उस पर पिछले 3 महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 89 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। मतलब पहले दाम बढ़ाओ फिर सब्सिडी घटाओ, गरीबों का चूल्हा बुझाओ। राहुल का कहना है कि प्रवासी मजदूरों की जीवन रेखा 5 किलो का सिलेंडर भी 323 रुपए महंगा कर दिया गया है। वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या और बचाएगा क्या? अरबपति मित्रों को लाखों करोड़ों की कर्ज माफी दिलाना और गरीबों को अपनी नाकामियों का बिल थमाना, ये लूट का मोदी मॉडल है। राहुल ने सवाल उठाया कि मोदी जी, क्या आपकी नाकामियों का बोझ सिर्फ गरीब उठाएंगे? क्या आपकी बनाई इस चरमराती अर्थव्यवस्था की कीमत मजदूर, किसान, महिलाएं और मध्यम वर्ग ही चुकाएंगे?
दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक के एक दिन बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इससे पहले इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी हिस्सा लिया था। टीएमसी ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों के बीच वर्षों पुराना राजनीतिक संबंध और मजबूत हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां फर्जी सिग्नेचर केस की जांच सीआईडी कर रही है। जांच के तहत कई विधायकों के बयान दर्ज किए गए हैं और कुछ ने आरोप लगाया है कि उनके हस्ताक्षर बिना अनुमति के इस्तेमाल किए गए। इस मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से भी दस्तावेज मांगे गए हैं। इस बीच ममता के आवास पर कल सीआईडी टीम पहुंची भी थी। इस पूरे मामले की जांच धोखाधड़ी और साजिश के एंगल से की जा रही है, जिससे टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पीएम मोदी जून के मध्य में फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर जाएंगे, जहां G7 समिट के दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से होगी। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात 16 और 17 जून को एवियन शहर में होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का यह यूरोप दौरा 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। दौरे के पहले चरण में पीएम मोदी 13 और 14 जून को फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 14 से 16 जून के बीच पीएम मोदी स्लोवाकिया के ऐतिहासिक दौरे पर जाएंगे। चीन की मदद से पाकिस्तान ने 16 महीने में 6 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च कर अंतरिक्ष से भारत की निगरानी शुरू कर दी है। इन सभी सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क बनाकर अब भारतीय इलाके की लगातार निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान के सुस्त पड़े स्पेस प्रोग्राम के इतिहास को देखें तो ये बदलाव हैरान करने वाला है। साल 1961 में अपनी स्पेस एजेंसी सुपार को बनाने के बाद पाकिस्तान ने दशकों तक कुछ ही सैटेलाइट छोड़े थे, लेकिन जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 के बीच उसने अचानक 6 आधुनिक जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात कर दिए। भारतीय नौसेना के पूर्व रियर एडमिरल सुधीर पिल्लई ने इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा विश्लेषण किया है। उनका कहना है कि वे सैटेलाइट्स किसी आम नागरिक या मौसम की जानकारी के लिए नहीं भेजे गए हैं। उनके काम करने का तरीका और बनावट साफ इशारा करती है कि उनका मकसद सिर्फ सैन्य जासूसी है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये लॉन्चिंग भारत की जवाबी कार्रवाई से ठीक पहले ही शुरू हो गई थी। अमेरिकी नौसेना द्वारा मिसाइल हमले का शिकार हुए जहाज से ओमान वायुसेना ने सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस सफल रेस्क्यू के बाद ओमान प्रशासन का दिल से शुक्रिया अदा किया। भारत ने कहा कि भारतीय दूतावास के संपर्क करते ही ओमान की टीम तुरंत एक्शन में आ गई थी। दरअसल ओमान के समंदर में अमेरिकी नौसेना की तरफ से एक तेल टैंकर पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर फाइटर जेट ने MT मैरीवेक्स नाम के जहाज पर निशाना साधा। अमेरिका का आरोप था कि ये ब्लैक लिस्टेड जहाज चेतावनी के बाद भी प्रतिबंध तोड़कर ईरान की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि भारत की ओर से ओमान का धन्यवाद तो दिया गया है, लेकिन अमेरिका को लेकर एक भी शब्द नहीं कहा गया है। इसके बाद और सवाल उठ रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने का बदला लेने के लिए अमेरिकी नौसेना ने ईरान के तटीय ठिकानों पर भीषण मिसाइल हमले किए। इस भारी बमबारी के बाद बुधवार सुबह ईरान के तटीय इलाकों में सिलसिलेवार कई जोरदार धमाके सुने गए। ये भीषण धमाके होर्मुज जलडमरू मध्य के पास मौजूद ईरान के होर्मुजगान प्रांत और केश्म द्वीप पर हुए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हमलों के दौरान आसमान में कई अमेरिकी लड़ाकू विमान भी मंडराते देखे गए। ईरानी मीडिया का दावा है कि तटीय इलाकों पर अमेरिकी मिसाइल गिरने के बाद अब गोलीबारी रुक गई है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने टेलीग्राम पर जानकारी दी है कि प्रभावित इलाकों में अब स्थिति पूरी तरह शांत है। अमेरिकी अरेस्टा के जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि उनकी सेना किसी भी हमले को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगी। अराक्ची ने चेतावनी भरे लहजे में अमेरिकी सेना से कहा कि अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इस पूरे इलाके को तुरंत खाली कर दें। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर ओमान के तट के पास अमेरिकी सेना के एक अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराने का आरोप लगाया था। इस हादसे के बाद मंगलवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के तटीय ठिकानों पर भीषण बमबारी शुरू कर दी थी। सुबह 9 के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.